चलिए जी, कहाँ तक पहुंचे हम लास्ट लेक्चर में, बता दो मुझे। फंक्शंस पढ़ा दिए थे मैंने। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए थे। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ा दिए, बेनिफिशियल एलिमेंट भी बता दिए। मैक्रो में 9 एलिमेंट थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। माइक्रो में 8, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम और निकल। सही है। 10 मिलीमोल से जो ज्यादा चाहिए होते हैं पर केजी ड्राई वेट पे, वो होते हैं मैक्रो, और 10 मिलीमोल से कम चाहिए होते हैं पर केजी ड्राई वेट में, वो होते हैं माइक्रो। ऐसा ही पढ़ा था हमने। यस और नो? बिल्कुल। अब जो हम बात करने वाले हैं, वो आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स। क्या बात करेंगे कि भाई फंक्शन के बेसिस पर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स में एनसीईआरटी ने हमें 4 फंक्शंस पढ़ाए हैं। पहला, बोलो, फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है, बोलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। अब किसी भी कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलने के लिए, क्या बोलने के लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलने के लिए बताइए, CHO होना चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जिन कंपाउंड्स में CHO प्रेजेंट हो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग में है तो हम उनको बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे। और अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसमें है तो हम उसे बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। अब आपको यह समझना है कि जब हम CHO की बात करते हैं तो CHO तो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने वाले हो गए। अब ये पढ़ेंगे हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर के अंदर, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि लिविंग बॉडी के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, इनमें केवल CHO नहीं होता, साथ में कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। जैसे मैं प्रोटीन्स की बात करूंगा तो उनमें नाइट्रोजन मिलेगा अमाइनो एसिड्स में, और साथ ही साथ न्यूक्लिक एसिड के अंदर मिलेगा नाइट्रोजन बेस में नाइट्रोजन। सही है बात या नहीं? दूसरा हमें समझना होगा इसमें फॉस्फोरस। जैसे फॉस्फोरस, जो फॉस्फोरस है वो हमें मिलेगा बच्चे फॉस्फेट ग्रुप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर। जैसे आपको याद करना है सल्फर, तो सल्फर भी कुछ अमाइनो एसिड्स का पार्ट होता है। तो आपको बेसिकली बताना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या बायोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस करने में जो 6 एलिमेंट आपको याद करने हैं वो CHONPS है। लेकिन क्या केवल यही 6 होते हैं तो बोलो नहीं, और भी हैं। और भी हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोरोफिल का पार्ट था, C55H72O5N4, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम भी होता है। हीमोग्लोबिन की कोर मेटल, मतलब हीमोग्लोबिन प्लांट में तो है ही नहीं, सॉरी, लेकिन साइटोक्रोम की कोर मेटल आयरन है ना? ऐसे हमने पढ़ा बच्चे, प्लास्टोसाइनिन कोर मेटल कॉपर होता है। तो ऐसे आप समझिए कि केवल और केवल यही मिनरल हो ये जरूरी? CHO तो होगा, ये तो पक्का है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए पहले क्या चाहिए? कार्बन, हाइड्रोजन और इनके साथ एडिशनल मिनरल हो सकते हैं। तो बताइए कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो कहेंगे फ्रेमवर्क एलिमेंट। क्या? फ्रेमवर्क एलिमेंट्स का मतलब हो गया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक ढांचा, बेसिक फ्रेमवर्क बनाएंगे, और उसके अंदर एडिशनल प्रेजेंट होंगे साथ में कौन? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब। सही है बात? हाँ या ना? तो फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल के बाद दूसरा जो आपको फंक्शन इनका याद रखना है वो है, बोलो, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करना। अब एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स में बात आएगी तो आप याद करो ऐसे कंपाउंड जो एनर्जी से रिलेट करते हैं। बोलो, जैसे कि ATP।
एडिनोसिन ट्राई एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल अगर एनर्जी बनाए तो एटीपी, एनर्जी खर्च करे तो भी एटीपी, हाँ या ना? तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन में एडेनिन एक नाइट्रोजन बेस है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, और ट्राइफॉस्फेट का मतलब है कि इसमें कितने फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है? 3। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, तो इसका मतलब इसमें भी फॉस्फोरस और नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे। बोलो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, बोलो एनएडी, बोलो एनएडीपी, बोलो क्लोरोफिल, बोलो साइटोक्रोम, ये सब एनर्जी से रिलेट करते हैं। एटीपी तो खुद एनर्जी है, एडीपी भी एनर्जी है, एनएडी और एनएडीपी भी एनर्जी रिच कंपाउंड है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब डाई न्यूक्लियोटाइड है तो नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप तो इनमें प्रेजेंट होगा ही होगा। क्लोरोफिल, बोलो ये भी एनर्जी से रिलेट करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। साइटोक्रोम्स हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के कैरियर होते हैं, इसलिए जब जब ईटीएस पढ़ा हमने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट करवाया। किसका? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का क्या करवाया? किसका क्या करवाया? हाँ, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का। तो उस टाइम पे भी साइटोक्रोम्स काम आते हैं। तो साइटोक्रोम्स एनर्जी से रिलेट करते हैं, साइटोक्रोम्स एनर्जी से रिलेट करते हैं, हाँ या ना? तो आप बताइए कि दूसरा फंक्शन आपको याद करना है, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स का सिंथेसिस करते हैं कौन? एसेंशियल मिनरल्स। तीसरा आप याद करेंगे कि ये मेंटेन करते हैं, बोलो रेगुलेट करते हैं क्या? ऑस्मोटिक पोटेंशियल, रेगुलेट द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं पोटेशियम आयन का। याद करिए कि पोटेशियम मैंने स्टोमेटा की ओपनिंग के टाइम पे आपको पढ़ाया था, जब मैंने कहा कि H+ आयन बाहर चले गए और अंदर मैलेट माइनस की अमाउंट ज्यादा हो गई। H+ बाहर चले गए और मैलेट माइनस की अमाउंट अंदर ज्यादा हो गई, तो वो मैलेट माइनस को H+ को बैलेंस करने के लिए K+ अंदर आते हैं, स्टोमेटा ओपन होता है। याद है आपको? तो स्टोमेटा की ओपनिंग में हेल्प करता है कौन? और ये अनायन कटायन बैलेंस भी करता है, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बैलेंस करता है क्योंकि खुद सॉल्यूट होता है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर ये पोटेशियम मैलेट ना भी बनाता, अकेला पोटेशियम अंदर आता, तो भी स्टोमेटा खुल जाते, क्योंकि पानी मिनरल्स के पीछे पीछे चलता है। हुई थी बात अपनी ऐसी। और नंबर 4 पे आप याद करोगे कि जो मिनरल्स हैं वो एंजाइम एक्टिवेटर होते हैं। जो मिनरल्स हैं ये एंजाइम्स को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं, जिनमें एनसीईआरटी ने हमें एग्जाम्पल पढ़ाया। एक तो पढ़ाया बच्चे पेप्केज एंजाइम, बोलो पेप्केज और रुबिस्को एंजाइम। इनका एक्टिवेटर तो बताओगे आप मैग्नीशियम को। किसको बताओगे? मैग्नीशियम इज एक्टिवेटर ऑफ। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? दूसरा जो एंजाइम याद करना है वो याद करना है आपको अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। और अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है ये भी हमने पढ़ा था। पूछो कहां? फर्मेंटेशन में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जब आप एसिटाल्डिहाइड CH3CHO से अल्कोहल C2H5, तो आई निकल शाम को बेटा, मैंने बोला था ना कि 5 बजे आऊंगी मैं। C2H5OH अल्कोहल एल्डिहाइड से फॉर्म हो रहा है। किससे? एल्डिहाइड से फॉर्म हो रहा है। सही है बात या नहीं? तो उसको बोला हमने बच्चे अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम से होने वाली रिएक्शन। और उस एंजाइम का एक्टिवेटर आपको याद करना है जिंक। क्या याद करना है? ऐसे आपको एंजाइम याद करना है, बोलो नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज। और इसका एक्टिवेटर आप बताओगे मॉलिब्डेनम को। किसको? एक एंजाइम आपको याद करना है, बोलो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। एक्टिवेटर याद करना है जिंक। एक एंजाइम आपको याद करना है पाइरुवेट डीहाइड्रोजिनेज।
एक्टिवेटर याद करोगे मैग्नीशियम। और ये सारे के सारे एंजाइम आपको याद होने ही 100%, क्योंकि एनसीईआरटी के हैं। इसमें आप देखो पेज नंबर 196 है ना, 190। इस 196 पे तीसरा फंक्शन जो है, रोमन में 1 2 3 लिखा हुआ है ना, रोल ऑफ द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर की तरफ, उसमें तीसरा फंक्शन है वो एंजाइम एक्टिवेटर का है, हाँ या ना। उसमें देखो आप पेप्केज और रुबिस्को के लिए मैग्नीशियम, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के लिए जिंक, नाइट्रेट रिडक्टेज या नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए ये 3 ही लिखे हुए हैं। लेकिन मैंने आपको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का एक्टिवेटर कौन बताया? एनसीईआरटी पेज नंबर 159 खोलो आप जल्दी से। टॉपिक है एंजाइम्स। टॉपिक का नाम क्या है? 159 नंबर पेज। एंजाइम्स में को फैक्टर सब हेडिंग है एक। इस को फैक्टर में छोटे छोटे 5 पैराग्राफ हैं। इनमें से 4th नंबर का पैराग्राफ जो है उसमें लिखा हुआ है कि वेरियस मिनरल आयंस आर ऑल्सो वर्क एज द एक्टिवेटर ऑफ द एंजाइम। और 4th पैराग्राफ की लास्ट लाइन में एग्जाम्पल है कि जिंक इज द एक्टिवेटर ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम। यस और नो? पेज नंबर खोलोगे 231, 231 नंबर पेज पे हेडिंग है एरोबिक रेस्पिरेशन। और इस एरोबिक रेस्पिरेशन को जब शुरू करते हैं तो पायरुविक एसिड से बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए को। और जब हम एसिटाइल कोएंजाइम ए को बना रहे हैं तो एरो पर एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज और उसका एक्टिवेटर है मैग्नीशियम। तो अल्टीमेटली हम पढ़ सब एनसीईआरटी से रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और इनको याद करना आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल कहां के हैं? एनसीईआरटी के। समझ रहे हैं मेरी बात? यस और नो? यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये चारों फंक्शंस कंप्लीट हुए। इसके बाद एनसीईआरटी हमें टॉपिक क्या पढ़ा रही है? रोल ऑफ द मैक्रो एंड। इसे अभी आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, आप पेज पलटिए 198 पे आइए। मैं पहले आपको डेफिशिएंसी सिम्टम्स पढ़ाऊंगा। पहले हम बात किसके बारे में करेंगे? डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में। फिर हम रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, करें शुरू? ठीक है। आप बताइए कि जब हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करेंगे, किसकी? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। किसके बारे में? क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। बोलो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब। बोलो मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनी मिनरल इज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मार्केट से आप कोई पेन खरीदते हो, बताओ वो पेन आता है 50 रुपए का। कितने का? आपकी जेब में 60 रुपए हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोलो पेन खरीद लेंगे। पेन आता है कितने का? आपकी जेब में 40 है, लेकिन क्या आप कंगाल हो? नहीं, मैं वही बोल रहा हूं, आपके पास पैसे हैं लेकिन जरूरत से, वही यहां बोल रहा हूं मैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स पढ़ रहे हैं, कमी के सिम्टम पढ़ रहे हैं, एब्सेंस के नहीं। प्लांट के पास मिनरल तो है, लेकिन रिक्वायर्ड अमाउंट से पेन कितने का आ रहा है? तो 50 क्रिटिकल कंसंट्रेशन है। अगर उससे कम है तो गड़बड़ है, उससे ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ या ना? तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट। क्या बोलेंगे? मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनी एलिमेंट इज नॉन एज। आप ऐसे मान के चलिए कोई एक्स नाम का मिनरल है हमारे पास, सही है। वो कह रहा है कि अगर आप प्लांट में मेरे से नॉर्मल ग्रोथ करवाना चाहते हो तो 11 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट की जो कंसंट्रेशन है वो मेरे लिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, कि इतनी मेरी मिनिमम रिक्वायर्ड है अमाउंट प्लांट के लिए। तो 10 मिलीमोल से क्या है? तो ये मैक्रो हो गया। हाँ या ना? अब आपको ये समझना है कि इसकी अमाउंट 11 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा या 11 मिलीमोल पर केजी तक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लांट की ग्रोथ नॉर्मल चलेगी।
नॉर्मल प्लांट ग्रोथ होगी, हाँ या ना। लेकिन अगर ये मिनरल या एलिमेंट अपनी मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट से क्या है, कम है, तो आप बताइए कि इस एलिमेंट को हम डेफिशिएंट एलिमेंट बताएंगे। मतलब इस एलिमेंट की यहां पर क्या आ गई है, डेफिशिएंसी आ गई है, तो इसे हम डेफिशिएंट एलिमेंट बताएंगे, हाँ या ना। क्योंकि इस एलिमेंट की यहां क्या आ गई है, यस और नो। अब आप बताइए कि डेफिशिएंसी आने से प्लांट में इसके आपको दिखने शुरू हो जाएंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो अब यहां आएंगे, बोलो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी। अब बताओ कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते क्या हैं, बोलो डेफिशिएंसी सिम्टम्स, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द प्लांट। भाई एक सिंपल बात समझो, आप अपने दोस्तों के साथ रोज क्लास में बैठते हैं, हाँ या ना। तो आप बताइए कि आपका दोस्त जो है वो रोज नॉर्मल आके आपसे बातचीत करता है, करती है, तो और आराम से बैठे हैं, आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन आज बच्चा कुछ ज्यादा ही खुश है, उसका चेहरा देख के आप ये जरूर पूछते हैं कि भाई आज क्या बात है, चेंजेस आ गए। अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता, लेकिन आप चेहरे के हाव भाव से पता लगा रहे हो। सही है बात या नहीं। आज वो बच्चा नॉर्मल नहीं है, थोड़ा दुखी है, तो आप पूछोगे ना कि भाई कैसे आज मुंह कैसे उतरा हुआ। मतलब आप उसके अंदर क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता, लेकिन उसके मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल अपीयरेंस, उससे ये पता लगा रहे हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है, कि खुश है या दुखी है या नाराज है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। वैसे ही हम प्लांट को देखकर, बाहर से देखकर पता लगाते हैं। तो डेफिशिएंसी सिम्टम का मतलब है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। डेफिशिएंसी सिम्टम का मतलब क्या है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। समझ रहे हैं बात या नहीं, कि प्लांट की मॉर्फोलॉजी में आने वाले चेंज। कि प्लांट पहले हरा भरा दिख रहा था हमें, सारी लीव्स उसकी ग्रीन ग्रीन, अब येलो हो रही है। नहीं समझ रही आप मेरी बात। भाई आपको सिम्टम्स प्लांट को बाहर से देख के बताने हैं। ये नहीं कि प्लांट की कोई लीफ आपने तोड़ ली और तोड़ के फिर उसको लीफ को अपने मुंह में रख लिया जीभ पर, अब उसको 2 मिनट आंखें बंद करके बैठे हो, आप टेस्ट कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि लो निकालो पेन कॉपी निकालो, मैं लिखवाता हूँ क्या क्या कम है इसमें। ये तो फिर अंतर्यामी वाला काम हो गया। नहीं, फिर आप तो इंसान है ही नहीं। नहीं समझ रहे आप मेरी बात। ऐसी बात नहीं है, ऐसे नहीं बताना, आपको बताना है प्लांट में आने वाले चेंज से। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को ही हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स कह रहे हैं। कि प्लांट के बाहर एक नॉर्मल प्लांट था, वो कैसा दिख रहा था, अब उसके मॉर्फोलॉजी चेंज क्या हुआ है, उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस में क्या चेंज हुआ है, उस पर बात करने वाले हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई है, हाँ या ना, अच्छे से, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब बताइए कि जब हम डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करते हैं, तो अगर पर्टिकुलर सिम्टम्स पर ही क्वेश्चन आता है, किस पर, पर्टिकुलर सिम्टम्स पर ही क्वेश्चन आए, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, तो फिर आप बताइए, क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी पेज नंबर 199 के सेकंड पैराग्राफ से। 199 के सेकंड पैराग्राफ में आपको सिम्टम्स लिख के दिए गए हैं, जिसमें जैसे पहला सिम्टम लिखा गया है क्लोरोसिस। क्या लिखा गया है, क्लोरोसिस को आप याद करोगे, येलोइंग ऑफ लीव्स ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के लॉस से जब लीफ येलो हो जाती है तो उसे क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हम, तो लॉस ऑफ क्लोरोफिल, हाँ या ना। एंड लीव्स बिकम येलो, लॉस ऑफ लीव्स बिकम येलो, कि लीव्स क्या हो गई हैं, यस और नो। सीधे बैठेंगे सबके सब, हाँ आई कांटेक्ट कंपलसरी है, बताया ना मैंने आपको पहले भी। तो येलोइंग ऑफ लीफ ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल, कि क्लोरोफिल का लॉस हुआ, लीफ में क्लोरोफिल कम है, तो लीफ का कलर कैसा हो गया, इसे हम क्या बोल रहे हैं, ये मिनरल की कमी से हो रहा है। हालांकि लीफ का येलो होना लाइट की एब्सेंस भी होती है, लेकिन अगर लाइट की एब्सेंस में लीफ येलो होती है तो उसे इटियोलेशन कहते हैं।
क्या कहते हैं। और अगर किसी प्लांट पर जरूरत से ज्यादा लाइट गिरा दी जाए, अगर किसी प्लांट पर, तो भी क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और लीव्स येलो हो जाती हैं। इसे हम सोलराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो सोलराइजेशन होता है हाई लाइट से क्लोरोफिल का डैमेज होना, लाइट है ही नहीं तो येलो होना इटियोलेशन, और मिनरल की कमी से हो रहा है तो। हालांकि तीनों ही केसेस में लीफ येलो हो जाती हैं, तीनों ही केसेस में लीव्स येलो हो जाती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। अब इसमें क्लोरोसिस के लिए एनसीईआरटी ने कुछ मिनरल्स लिखे हैं 8, सेकंड पैराग्राफ में। क्या क्या लिखा है। सही है। टोटल 8 एलिमेंट एनसीईआरटी ने यहां लिखे हैं हमारे लिए, जो कि क्लोरोसिस कोज करवाते हैं। इनकी कमी से प्लांट में क्लोरोफिल डैमेज होता है, क्लोरोफिल की अमाउंट कम होती है और प्लांट जो है वो येलो कलर का दिखने लग जाता है, उसका ग्रीन पार्ट। इसे हम क्लोरोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोरोसिस कहेंगे। दूसरा हमें याद करना है नेक्रोसिस को। किसको याद करना है, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब आप याद करोगे, बोलो डेथ ऑफ टिश्यूज। डॉक्टर बनोगे क्या। तो मेडिकल की बुक्स में ये टर्म आपके लिए कॉमन होगी, एक नेक्रोसिस, बॉडी के टिश्यूज की डेथ। लेकिन यहां प्लांट्स के लिए नेक्रोसिस टर्म जो होती है वो पर्टिकुलर लीफ के लिए होती है, ये बात याद करिए आप। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, यस और नो। तो डेथ ऑफ टिश्यूज पर्टिकुलर किसके टिश्यू होंगे प्लांट में, किसके होंगे। इसमें एनसीईआरटी ने कौन कौन से एलिमेंट लिखे, कॉपर लिखा, कैल्शियम लिखा, मैग्नीशियम लिखा, पोटेशियम लिखा। ये एलिमेंट हैं किसके लिए, नेक्रोसिस के लिए। सही है। तीसरा, इनहिबिशन ऑफ सेल डिविजन्स। इनहिबिशन ऑफ सेल डिविजन्स को इनहिबिट करने वाले एलिमेंट्स के बारे में लिखोगे तो एनसीईआरटी लिख रही है नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम और पोटेशियम। मैं यहां आपको कैल्शियम भी लिख के दूंगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कैल्शियम के फंक्शंस में ये लिखा गया है कि कैल्शियम जो होते हैं वो सेल डिवीजन के लिए स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। कैल्शियम जो होता है वो सेल डिवीजन के लिए क्या बनाता है। तो बताओ कि अगर कैल्शियम नहीं होगा तो स्पिंडल फाइबर भी और सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी, तो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन में कैल्शियम भी आता है। हालांकि डेफिशिएंसी सिम्टम में नहीं लिखा हुआ, ये बात कैल्शियम के फंक्शंस में लिखी हुई है। कहां लिखी हुई है, तो इसका मतलब कैल्शियम की डेफिशिएंसी से भी सेल डिवीजन बंद हो सकता है या होता है, हाँ या ना। नंबर 4 पे याद करोगे डिले इन फ्लावरिंग। सही है बात या नहीं। और डिले इन फ्लावरिंग में एनसीईआरटी ने एलिमेंट लिखे, बोलो नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम, हाँ या ना। नंबर 5 पे याद करोगे प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है काफी टाइम पहले। इसके लिए कमी के लिए याद करना है आपको फास्फोरस। क्या याद करना है। हालांकि एनसीईआरटी ने ये सिम्टम तो लिखा है प्री मैच्योर फॉल ऑफ लीव्स, लेकिन किसकी कमी से होता है ये एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, हाँ या ना। लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आपको किसको याद करना है। और एक आपको याद करना है स्टाउट एक्सिस। इसमें आपको याद करना है बोरॉन। स्टाउट एक्सिस का मतलब है कि जो एक्सिस होता है ना प्लांट का स्टेम वाला, वो छोटा रह जाता है और मोटा हो जाता है। तो इसे बोलेंगे हम क्या, स्टाउट एक्सिस। एनसीईआरटी पेज नंबर 199 का जब आप सेकंड पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं तो एनसीईआरटी कहते हैं द काइंड ऑफ द डेफिशिएंसी सिम्टम शोन इन द प्लांट्स इंक्लूड्स द क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंट प्लांट ग्रोथ, मतलब प्लांट ग्रोथ का रुकना, premature fall of leaf and buds, and inhibition of cell. Chlorosis is the loss of chlorophyll leading to this symptom caused by the deficiency of like nitrogen, potassium, sulfur, magnesium, iron, zinc,
मॉलिब्डेनम और मैग्नीज, हाँ या ना। आगे क्या लिख रहे हैं, लाइकवाइज नेक्रोसिस और द डेथ ऑफ पर्टिकुलरली लीफ टिश्यूज मेंशन किया है प्लांट के लिए, हाँ या ना। ये किससे कोज होता है, कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाँ या ना। नेक्स्ट लिखा है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इसमें एलिमेंट क्या क्या लिखे, नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम, पोटेशियम और कैल्शियम मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, डिले इन फ्लावरिंग करवाते हैं, लो अमाउंट, लेस अमाउंट, डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन, सल्फर और, तो बच्चा कहता है प्री मैच्योर फॉल लीफ, तो उसने स्टार्टिंग में लिखा है, किसकी कमी से होता है। लेकिन इस पूरे पैराग्राफ में स्टाउट एक्सिस कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद करना है क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही है। पेज नंबर 205, 205 एक्सरसाइज है, देखो आप चैप्टर की 10 नंबर क्वेश्चन है इसमें। 4 स्टेटमेंट है और पहली स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि बोरॉन डेफिशिएंसी लीड्स टू, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो कल को डेफिशिएंसी सिम्टम में स्टाउट एक्सेस हो तो बच्चा तो यही कहे ना कि आउट ऑफ एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। लेकिन उसने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं, तभी तो वैसा बोल रहा है, समझ रहे हैं बात या नहीं। यस और नो, यहां तो कोई प्रॉब्लम, बोलो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी बड़ी है, पूछो क्या। मैं मेंशन कर रहा हूं यहां नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन की कमी से डिले इन फ्लावरिंग भी हो रहा है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन भी हो रहा है, क्लोरोसिस भी हो रहा है, हाँ या ना। यस और नो, क्या क्या हो रहा है, किसकी कमी से। अब बताओ, अपने पास मान लो कि कोई 3 प्लांट है, बोलो प्लांट ए, प्लांट बी और प्लांट सी, सही है। तीनों ही प्लांट में कमी किसकी आई, सही है बात, हाँ या ना। अब बताओ तीनों ही प्लांट्स में जब नाइट्रोजन की क्या आई, नाइट्रोजन की क्या आई, प्लांट ए में भी, प्लांट बी में भी और प्लांट, कमी किसकी आई, है ना। तो फिर आपको यह बताना है कि इन तीनों प्लांट में नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोसिस किसमें होगा, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन किसमें होगा और डिले इन फ्लावरिंग किसमें होगा, या तीनों ही सिम्टम तीनों प्लांट में आएंगे। कौन बताएगा, बोलो हमें पता ही नहीं, पूछो क्यों, क्योंकि डिफरेंट प्लांट स्पीसीज रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द डेफिशिएंसी ऑफ सेम एलिमेंट। एक तो प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग प्लांट सेम एलिमेंट के लिए अलग अलग रिस्पॉन्स करते हैं, हाँ या ना। दूसरा, बोलो एक सिम्टम बहुत सारे एलिमेंट कॉज कर सकते हैं और एक एलिमेंट एक से ज्यादा सिम्टम कॉज कर सकता है, खिचड़ी हो गई। एक एलिमेंट एक से ज्यादा सिम्टम कॉज कर सकता है, हाँ या ना, यस और नो। एक सिम्टम एक से ज्यादा एलिमेंट्स कॉज कर सकते हैं, एक सिम्टम एक से ज्यादा एलिमेंट। और आप ये भी याद रखिए कि अगर अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग प्लांट स्पीसीज में सेम कोई एलिमेंट है जिसकी क्या हुई है, तो उनका रिस्पांस प्लांट्स का सेम एलिमेंट के लिए, तो हमें कैसे पता चले कि प्लांट में क्या कम हुआ है, समझ रहे हैं बात या नहीं। बच्चा कहता है कि हमें पता लगाना क्यों है, सही है बात या नहीं। तो आप बताइए, पता इसलिए लगाना है ताकि प्लांट का प्रोडक्शन मैक्सिमम बना रहे। हमें अगर ये पता चल जाए कि इस प्लांट में ये एलिमेंट क्या हो गया है, तो हम वो सॉइल में प्रोवाइड करवाएंगे ना, ताकि प्लांट उसे ले और ग्रोथ अच्छी करे। तो बताइए कि जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं क्या होते हैं, ये चले जाते हैं,
ये खत्म हो जाते हैं, ये रिमूव हो जाते हैं अगर आप डेफिशिएंट एलिमेंट प्लांट को प्रोवाइड करवा देते हैं तो। अगर आप डेफिशिएंट एलिमेंट प्लांट को प्रोवाइड करवा देते हैं तो सिम्टम क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? सही है बात या नहीं? हाँ या ना? लेकिन अगर आपको डेफिशिएंसी सिम्टम पता है, डेफिशिएंसी सिम्टम, और फिर भी आपने उसे प्रोवाइड, और लंबे टाइम तक कोई एलिमेंट प्लांट में अगर रह जाए डेफिशिएंट, लंबे टाइम तक कोई एलिमेंट अगर प्लांट में रह जाए तो वो प्लांट के लिए डेथ कॉजिंग है, प्लांट के लिए, उससे प्लांट की डेथ हो जाएगी। इसका मतलब क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, ये लंबे टाइम तक अगर रहते हैं तो पूरे प्लांट को मार देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? तो इसका मतलब हमें अगर प्लांट को जिंदा रखना है तो उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके एप्रोप्रिएट मिनरल, एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट प्लांट को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा ताकि उसके सिम्टम्स रिमूव हो जाएं। सही है बात? हाँ या ना? पता कैसे लगाएं, कंफ्यूजन हो गया है। सही है बात या नहीं? इसके लिए हमें कुछ टूल्स हैं जो हेल्प करते हैं। जैसे पहले तो मैं समझाऊं मोबिलिटी। बताओ, एक प्लांट है ये, इस प्लांट में दो लीव्स हैं। बोलो, ये लीफ तो है ओल्ड लीफ, कैसी लीफ है? इसे आप सिनेसेंट लीफ कहेंगे, और ये लीफ है यंग लीफ। सही है बात या नहीं? आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी होती है ना, कमी जो होती है, वो हमेशा ग्रोइंग पार्ट्स में होती है। आप बताइए कि जो यंग लीफ है ये एक ग्रोइंग पार्ट है, ग्रोइंग मतलब जो ग्रोथ कर रहा है। मैच्योर या सिनेसेंट का मतलब होता है कि ग्रोथ कर चुका है, जितनी ग्रोथ करनी थी उसने ग्रोथ वो कर लिया है। सही है बात या नहीं? उसका मतलब तो मैच्योर या सिनेसेंट हो गया। हाँ या ना? सीधे बैठो भाई सबके सब, ऐसे लटको मत यार, तो मजा ही नहीं आएगा मुझे पढ़ाने में। बिल्कुल सीधे, लटकना नहीं है, एनर्जेटिक, एक्टिव, है ना? हाँ, वरना कुछ बच्चे हैं जो दिखना परमानेंट बंद हो गए हैं, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। सही है? नहीं है? तो फिर क्लास में आए हैं तो थोड़ा क्लासरूम के डेकोरेम के साथ ही बैठे हैं, है ना? 1 घंटे 30 मिनट मतलब पूरा निचोड़ेंगे। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, एनसीईआरटी पढ़नी है तो बढ़िया से, और मिनरल न्यूट्रिशन के लिए तो वैसे भी ये तो रटने का ही है, ये तो 2 लेक्चर में, 1 लेक्चर में हो जाता है। नहीं होता, मेरे को 4 लगते हैं, 3.5 से 4 लेक्चर, मेरे से नहीं होता। समझ रहे हैं मेरी बात? और मैं पढ़ाता भी केवल एनसीईआरटी हूँ, एनसीईआरटी से बाहर एक लाइन नहीं बताऊंगा मैं आपको इस चैप्टर में, लेकिन फिर भी हाँ 4 लेक्चर लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनसीईआरटी। हाँ, हवा में बात नहीं करेंगे कि ये तो तुम कर लेना। और आज तक मेरे इतना टाइम हो गया मेरे को पढ़ाते हुए, तुम 15 मई से चल रहे हो शायद, है ना? बीच में मैंने काफी सारी छुट्टियां भी मार ली हैं, लेकिन फिर भी आपने ये देख लो कि मई जून का महीना होता है बच्चे के, उस टाइम पे ही छुट्टियां मिलती हैं हमें, मतलब लेने का टाइम मिलता है, और कोई तो पूरा साल अब कंटिन्यू क्लासेस ही चल रही हैं। लेकिन आपने इतने दिनों में या पिछले साल से भी कोई बच्चा मुझसे पढ़ रहा है तो उसने कभी मेरे मुंह से ये नहीं सुना, ये तो तुम्हें आता ही होगा, ये तो तुम कर ही लोगे, ये तो तुम पढ़ ही लेना। मैं छोटी से छोटी बात भी बता के जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इसने करना ही होता तो पिछले साल ही कर लेता। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ या ना? इधर से मास्टर कह रहा होता कि बेटा ये तो तू जानता ही होगा, ये तो तू पढ़ ही लेगा, ये तो तू कर ही लेगा, तो कहता गुरुजी अगर कर ही लेता तो फिर यहाँ थोड़ी होता। वो अंदर से ये सोच रहा होता है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो मैं उस थिंकिंग के साथ चलता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल ये मान के चलता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आता। इसलिए मैं चीज को जीरो से उठा पाता हूँ और ऊपर तक लेके जा पाता हूँ। और अगर मैंने यही सोच लिया ना दिमाग में कि ये तो बच्चा जानता होगा, तो फिर मैं समझ लेता हूँ कि अगर जानता ही होता तो। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग लीफ ग्रोइंग है, हमेशा याद रखना है कि मिनरल्स की हम पढ़ रहे हैं जो टॉपिक, वो है डेफिशिएंसी। ये सिम्टम्स हमेशा, डेफिशिएंसी जो आती है एलिमेंट की, हमेशा ग्रोइंग पार्ट में ही आती है। जो मेच्योर हो गए, जिन्होंने ग्रोथ कर ली, उनको कमी क्या है? आप अपने घर के ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में सोच के देखो। आप उनसे जाके पूछोगे, दादाजी, दादी, नानी, नाना, ऐसे करके बात करो, बोलो कि आपकी इच्छा क्या है, वो कहता सारी इच्छाएं पूरी हैं भाई, अब तो उम्र निकल गई, हमने जितने जीने थे जी ली।
सही है बात या नहीं? लेकिन अगर कोई आपसे आके पूछे ना कि आपकी इच्छा क्या है, तो हजारों गिना दो, क्योंकि आप ग्रोइंग है और वो ग्रोथ। तो कमी किसको फील होती है? यंग पार्ट्स को। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो कमी हमेशा कहां आएगी? यंग पार्ट्स में। तो अब बताओ कि इस लीफ में मान लो कि नाइट्रोजन की कमी हो गई। पूछो क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन था ना बच्चे, वो सॉइल में कम हो गया था। जो नाइट्रोजन था वो, इसीलिए वो यंग पार्ट के पास भी कम हो गया, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन भी कम हो गया। अब उसने कहा कि यार सॉइल में तो नाइट्रोजन है नहीं, क्या करें? तो उसने ओल्ड पार्ट से पूछा कि भाई नाइट्रोजन देगा? उसने कहा कि देखो मैं हूं क्या, कैसा हूं, मेरा तो होने वाला है एब्सेशन, मैं तो गिरने वाला हूं, चल मेरे गिरने से पहले तू नाइट्रोजन ले ले। सही है बात या नहीं? अब बताओ नाइट्रोजन की कमी किसके पास है? यंग पार्ट के पास जो कमी थी वो तो ओल्ड ने पूरी कर दी, तो कमी किसके पास है? तो इसका मतलब कि नाइट्रोजन एक कैसा एलिमेंट हुआ जो कि रीमोबिलाइज्ड हो सकता है सिनेसेंट पार्ट से यंग पार्ट की तरफ? हाँ या ना? यस और नो? और इनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स seen in old parts of the plant। सही है बात या नहीं? मतलब जो एलिमेंट कैसे होते हैं, उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको कौन से पार्ट में दिखेंगे? यंग पार्ट में या ओल्ड पार्ट में? यंग पार्ट में या ओल्ड पार्ट में? क्लियर है बात आपको? हाँ या ना? अच्छे से? पक्का? बढ़ू आगे? अब थोड़े दिनों बाद बताओ ना, इस लीफ के पास कैल्शियम की कमी आ गई। यंग पार्ट जो था ना, उसके पास कमी किसकी आ गई? क्यों? क्योंकि कैल्शियम सॉइल में कम हो गया था। अगर सॉइल में कैल्शियम होता फिर तो प्लांट एब्जॉर्ब करके जाइलम के थ्रू ऊपर भेज ही देता उसको। लेकिन इस के कैल्शियम सॉइल में क्या था, तो प्लांट को मिला भी क्या था? तो प्लांट के पास क्या थी? कमी थी, डेफिशिएंसी थी किसकी? अब बताओ कि भाई प्लांट को कैल्शियम मिला नहीं, तो उसने पिछली बार नाइट्रोजन कहां से लिया था? ये तो सीधा बैठ, है ना? जब तक तू पंखे वंखे ऑन कर रहा था तब तक तो एक्टिव था, है ना? और अब तो कुछ नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तू आलस में जाएगा। डॉक्टर बनने आया है या इलेक्ट्रिशियन? बता ना। एम तो होगा लाइफ का कुछ, क्या है? हाँ, तो थोड़ा एक्टिव होके बैठ। ठीक है? जब तक आस पड़ोस वाले उसको कह रहे थे ना कि पंखा बंद कर दे, क्योंकि बटन उसके सिर पे ही है, पंखा ऑन कर दे, पंखा बंद कर दे, पंखा ऐसे कर दे, तब तक तो वो एक्टिव था पूरा, हर किसी की बात सुन रहा था। अच्छा ये करना है ले, अच्छा ये करना है ये ले। और जैसे अब कोई नहीं बोल रहा, उसको पंखे वंखे के सारे काम पूरे हो गए सबके, तो अब आलस में जा रहा है धीरे धीरे। ऐसे थोड़ी करना है। चलो जी, सिंपल बात है भाई, अपनी एनर्जी को बचा के रखिए, अपनी विल पावर को मेंटेन रखिए, अपने आप को बायोलॉजिकली एक्टिव रखिए। समझ रहे हैं मेरी बात यार? ज्यादा समझ पाएंगे चीजें और जल्दी कॉलेज में जाएंगे। यहाँ कोटा में जितना मर्जी टाइम लगाइए बच्चे आप, आपको डिग्री नहीं मिलती, आपको कोई तगमा नहीं मिलेगा, कोई यहाँ मोर नहीं लगेगी कि हाँ भाई इतने साल बच्चे ने कोटा में लगाए हैं। ये कोई शाबाशी की बात थोड़ी है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ, तो जल्दी से आप पढ़िए, बढ़िया चीजें करिए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करिए और जल्दी से निकलिए, क्योंकि सारा टाइम आपका कहाँ स्पेंड होना चाहिए? हाँ, समझ रहे हैं बात या नहीं? तो प्लीज उस पर फोकस करिए बच्चे आप। और मेरे को आपकी शक्लें पसंद ही नहीं है, मैं चाहता नहीं कि अगले साल तुम फिर से मुझे दिखो, मैं अगले साल नए चेहरे पढ़ाऊंगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और ये जो तुम्हारे चेहरे हैं, ये व्हाइट एप्रिल में ज्यादा सुंदर लगते हैं, पता है क्या तुम्हें? हाँ, मैं बता देता हूँ, मैं एज्यूम कर चुका हूँ सबके फेस, जितने बच्चे बैठे हैं, व्हाइट एप्रिन पहन के जाओगे ना कहीं तो ज्यादा सुंदर लगोगे। तो इसलिए अगर आप अपनी सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको बढ़िया से पढ़ाई करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ, एक ब्यूटिशियन से बात करोगे तो वो कहता है कि सुंदरता बढ़ती है मेकअप करने से, लेकिन एक टीचर से बात करोगे तो वो कहता है कि सुंदरता बढ़ती है किताबें पढ़ने से। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो प्लीज पढ़ाई पर फोकस करिए, बहुत सुंदर हो जाएंगे आप, सच में।
और व्हाइट एप्रिन में तो क्या ही लगते हैं आप लोग। कैल्शियम की कमी आई यंग लीफ के पास, क्यों कमी आई? क्योंकि सॉइल में भी कैल्शियम क्या हो गया है, क्योंकि अगर सॉइल कैल्शियम पूरा होता फिर तो प्लांट को मिल ही जाता। अब इसकी आदत है मांगने की, ये फिर से सिनेसेंट पार्ट से क्या मांगेगा, लेकिन इस बार ओल्ड पार्ट मना कर देगा कि ना भाई कैल्शियम नहीं देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? कैल्शियम क्या होता है कि कैल्शियम होता है मिडिल लेमिला का पार्ट मेनली। बताइए ऐसे एलिमेंट जो किसी स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, एलिमेंट जो किसी सेलुलर स्ट्रक्चर का, वो फिर जल्दी से मोबाइल नहीं होते, क्योंकि वो तो कहते हैं भाई मैं तो मिडिल लेमिला में फंसा हुआ हूं, मैं नहीं आऊंगा। तो कैल्शियम जनरली इमोबाइल एलिमेंट है। कैसा है? कैसा एलिमेंट है? और इमोबाइल एलिमेंट होने का मतलब है कि अब ये ओल्ड पार्ट से कहां नहीं जाएगा। तो फिर आप बताएंगे कि जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है ना बच्चे, हाँ या ना, वो आपको दिखेंगे सीन इन यंग पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो प्लांट के यंग पार्ट में आपको ये सिम्टम दिखेंगे। तो आप बताइए पहला फर्केशन डिफरेंशिएशन तो हम यहां से कर लेंगे कि हमें इतने सारे मिनरल में से मोबाइल मिनरल पढ़ना है, या क्योंकि वो हमें मोबिलिटी से समझ में आ जाएगा कि डेफिशिएंसी कौन से मिनरल की, डेफिशिएंसी कौन से मिनरल की है, हाँ या ना। ये हमें पता चल जाएगा कि अगर यंग पार्ट में सिम्टम आ रहे हैं तो इमोबाइल याद करना है, और ओल्ड पार्ट में सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें मोबाइल एलिमेंट प्लांट को प्रोवाइड करना है सॉइल के अंदर। सही है बात या नहीं? और जैसे ही आप ये सिम्टम पढ़ोगे और आपको पता चला कि ये एलिमेंट कम हुआ है और आपने वो उसको प्रोवाइड करवा दिया, सिम्टम गायब हो गए। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट कर रही है। पूछो क्या? बच्चा कहता है मोबाइल भी तो काफी सारे होंगे और इमोबाइल भी, तो उनमें से कैसे पता चले कि कौन सा कम हुआ है, हाँ या ना? तो मैं क्लियर कर दूं आपको, आज तक अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के डाटा से, तो 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कवर कर लिए, हाँ या ना? लेकिन जो ऑर्गेनिज्म हमने डिस्कवर कर लिए हैं उनकी जानकारी आज हमारे पास है हर्बेरियम की फॉर्म में, बुक्स की फॉर्म में, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क और म्यूजियम्स की फॉर्म में। सही है बात या नहीं? कि भाई ये ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो चुके, हाँ या ना? ऐसे ही आप बताइए कि जो एग्रीकल्चर वाले हैं उन्होंने इस पे काम कर रखा है सिम्टम्स पर। उन्होंने आज तक जितने भी प्लांट्स में स्पीसीज वाइज, जीनस वाइज क्या आए हैं, ये भाई कैप वाला जो बंदा बैठा है अपने साथ, जो बैठा है भाई, उसको बोल के भाई मुंह धो के आ, हाँ पानी पी के आ, नहा के आना होता है सुबह पहली क्लास में। अब देख चेहरे पे स्माइल आ गई उसके एकदम से कि सर ने पहचान लिया। तो ऐसा एनर्जेटिक चेहरा तो पहले भी तो रख सकता था जब मैं पढ़ा रहा था, और जैसे ही मैंने पढ़ाई की बात छोड़ी और ये कहा ना कि जाओ भाई इसको बोलो कि मुंह धो गया, एकदम से चेहरे पे स्माइल आ गई कि आहा हा। जब भाग के जा, जरूरत नहीं है। तो फिर दोबारा अब अगर ऐसे हरकत करेगा तो मुंह धोने नहीं जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, काम की बात फिर से करते हैं। ये मतलब आप यहाँ खड़े होकर देखो बच्चों, टीचर एक अकेला खड़ा है, सामने 150-200 बच्चा बैठा है, और उसमें से अगर एक बच्चा भी इनडिसिप्लिन शो करता है क्लासरूम के लिए, तो डिस्ट्रैक्शन किस पे आ रहा है? हाँ, या तो मैं आंखें बंद कर लूं, देखूं ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? कि बिल्ली सामने है, कबूतर ने आंखें बंद कर ली तो कह रहा है कि भाई मैं छुप गया। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? और वो पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं बात या नहीं? और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरी क्लास में अगर एक बच्चा भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा तो मुझे ये लगता है कि क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे तुम्हारे चेहरे में तुम नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स दिखते हैं जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। और उनके दिमाग में वहां घर पे बैठे क्या चल रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा और वो यहाँ ऐसी हरकतें कर रहा होगा, तो कैसे उनके मतलब, उनको सच्चाई थोड़ी पता है बेचारों को। लेकिन वो फेथ किस पे करते हैं? हाँ, उनको लगता है कि हमने अच्छे टीचर्स के पास अपने स्टूडेंट्स को भेजा, अपने बच्चों को अच्छा स्टूडेंट बना के भेजा अच्छे टीचर्स के पास। और अच्छे टीचर की परिभाषा क्या है? केवल पढ़ाना? बिल्कुल नहीं। हमारी केयर करना भी तो हमारी पहली प्रायोरिटी है ना यहाँ पर। सही कह रहा हूँ ना बेटा? तो इसलिए मेरे को प्रॉब्लम होती है इस बात से। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये बात तो मैं पहले दिन ही क्लियर कर दी थी मैंने। चलो सीधे बैठो, फिर दोबारा शुरू करते हैं। हाँ, तो बात चल रही थी मोबिलिटी की।
अब मोबिलिटी में भी काफी सारे मिनरल्स हैं। अब मोबाइल मिनरल काफी, इमोबाइल काफी, तो हमें कैसे पता चले कि कौन कम हुआ? तो बोलो एग्रीकल्चर वालों की हेल्प लेंगे। उन्होंने क्या किया कि आज तक जितने भी स्पीसीज वाइज, प्लांट वाइज जितने भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स प्लांट में, उनकी स्पीसीज और जीनस वाइज टेबल्स बना रखी हैं स्टैंडर्ड, कि भाई अगर इस प्लांट में नाइट्रोजन कम होगा तो ये आएंगे सिम्टम्स, कैल्शियम कम होगा तो ये सिम्टम आएंगे, आयरन कम होगा तो। स्टैंडर्ड टेबल्स अवेलेबल हैं। बोलो हम उन टेबल के साथ इनको क्या करवाएंगे? कंपेयर करवाएंगे, और हमें पता चल जाएगा कि इस प्लांट में कौन सा एलिमेंट कम हुआ है, डेफिशिएंट हुआ है, हम उसकी हेल्प लेते हैं। पेज नंबर 199 का थर्ड पैराग्राफ पढ़ो आप। यू कैन सी फ्रॉम द अबव द डेफिशिएंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल एंड दैट द सेम सिम्टम मे बी कॉज्ड बाय द वन और द, सही है बात या नहीं? आगे क्या कह रहे हैं? हैज टू आइडेंटिफाई the deficient element, one has to study all the symptoms developed in the all and compare them with the available। तो स्टैंडर्ड टेबल्स हैं बच्चे, सिम्टम्स की, उनके साथ कंपेयर करेंगे और पता लगाएंगे कि प्लांट पे क्या कम हुआ है। और लास्ट की लाइन में क्या लिखा? वी मस्ट ऑल्सो बी अवेयर दैट डिफरेंट प्लांट ऑल्सो रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द डेफिशिएंसी ऑफ द, ये मैंने बात आपको समझाई थी, हाँ या ना? अभी कोई कंफ्यूजन? पक्का? बढ़े आगे? यस और नो? देखो मोबिलिटी की बात करो तो 198 के लास्ट पैराग्राफ में आओ आप। कह रहा है द डेफिशिएंसी सिम्टम्स टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द व्हेनेवर द एलिमेंट्स आर रिलेटिवली, तो यंग टिश्यू में सिम्टम्स आ जाते हैं, हाँ या ना? लेकिन अगर मोबाइल होगा तो, अब इसमें एग्जांपल लिया लास्ट लाइन में उन्होंने कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम एंड सल्फर। कितने बच्चों की एनसीईआरटी में यहां केवल कैल्शियम है, सल्फर नहीं है? पेज नंबर 198 की लास्ट लाइन में ओनली कैल्शियम है, सल्फर नहीं है। एक और, दो, तीन, चार, बस यही होंगे, यही होंगे। कारण बता देता हूं, 2019 के मतलब 18 के बाद जब एनसीईआरटी आई ना पहली बार 19 में, तो एक साल एक ऐसा एडिशन आया था जिसमें सल्फर नहीं था, और अगले साल फिर एडिशन जब प्रिंट होके आया तो उसमें सल्फर आ गया था। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो मतलब बीच में एक साल ऐसा आया था जब एनसीईआरटी के अंदर सल्फर, इसलिए मैंने रिलेटिवली बोला ना कि क्लास में बहुत कम बच्चे होंगे जिनकी एनसीईआरटी में सल्फर नहीं होगा। ठीक है बात या नहीं? लेकिन सल्फर फिर दोबारा फिर से एनसीईआरटी में आ गया था, तो वो आप कैल्शियम के साथ सल्फर मेंशन रखिएगा, कर लीजिएगा मेंशन, क्योंकि एनसीईआरटी में हर जगह आपको सल्फर मिलेगा ही, हर एनसीईआरटी के अंदर। तो सल्फर और कैल्शियम मोबाइल या, तो बताओ इमोबाइल, हाँ या ना? अब आप बताओ कि क्या आप एनसीईआरटी पढ़ना सीखे? क्या आप चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ना सीख गए? सर के साथ एनसीईआरटी पढ़ना सीख गए? तो आप खोलो एनसीईआरटी पेज नंबर 190, 190, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन है। इसका जो थर्ड पैराग्राफ है ना, उसके ऊपर से फोर्थ लाइन पढ़ो कि एलिमेंट्स मोस्ट रैपिडली मोबिलाइज्ड आर फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन। मोबाइल फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम और, तो बताओ सल्फर मोबाइल या इमोबाइल? हाँ बच्चे जिसने तो मिनरल अच्छे से पढ़ा है, ट्रांसपोर्ट को ऐसे ही मान लिया है, उसके लिए तो सल्फर इमोबाइल है, क्योंकि उसने तो मिनरल में सल्फर को इमोबाइल पढ़ा है। और जिसका ट्रांसपोर्ट अच्छा है, मिनरल्स को उसने ये कह दिया कि तो रटने वाला ही है, उसके लिए सल्फर मोबाइल है, क्योंकि उसने ट्रांसपोर्ट अच्छे से पढ़ा है, तो उसको याद है कि यार सल्फर मोबाइल में लिखा जाता है। लेकिन सल्फर मोबाइल और इमोबाइल दोनों में आता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्या कर दिया था? नहीं नहीं, काटना नहीं है आपको, काटिए मत बच्चे, है ना? बच्चा कहता है ठीक है, हमें तो ये समझाओ कि एग्जाम में अगर आए तो हम क्या करें, है ना? तो मैं आपको बताऊं कि सल्फर की कुछ अमाउंट मोबाइल भी होती है। कैसे होती है मैं आपको ये समझाऊंगा बात, उसके लिए थोड़ा वेट करना है। तो सल्फर मोबाइल इमोबाइल दोनों में आ जाता है, दोनों में आ जाता है। तो सल्फर को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि क्या करें। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या आएगा वो, आप ये बात याद रखिए कि अगर क्वेश्चन आए कि विच वन एलिमेंट ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द प्लांट रिलेटिवली इमोबाइल, रिलेटिवली
ऑप्शन कितने होंगे? तो सुनिए, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, नाइट्रोजन। सल्फर। क्वेश्चन है कि विच वन एलिमेंट रिलेटिवली इमोबाइल। 4 एलिमेंट है, उनमें से एक सल्फर है, बाकी तीनों मोबाइल है, तो आंसर क्या जाएगा? दूसरा क्वेश्चन पूछो, समझो, पढ़ो, आंसर दो। विच वन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द प्लांट और द हायर प्लांट इज रिलेटिवली इमोबाइल? ऑप्शन, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, कैल्शियम। मतलब जब सल्फर और कैल्शियम दो अलग अलग ऑप्शन में हो और इमोबाइल पूछा जाए तो प्रायोरिटी, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्वेश्चन आता है कि विच वन पेयर ऑफ द एलिमेंट्स या विच वन ऑप्शन, विच वन कंटेन द इमोबाइल एलिमेंट्स फॉर द प्लांट। तो उसमें उस पेयर को चूज करना है जिसमें कैल्शियम और सल्फर साथ साथ होंगे। कैल्शियम नाइट्रोजन, सल्फर पोटेशियम, कैल्शियम सल्फर, सल्फर नाइट्रोजन। और बोथ वाला ऑप्शन आता है तो बोथ को टिक करेंगे, कैल्शियम और सल्फर दोनों। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? तो काटिएगा मत, आप इसको रखिए, तो ऐसे ही काटना कुछ नहीं है हमें। हाँ, इंक्लूड करेंगे ना इमोबाइल के लिए। चलें भी आगे, यस और नो, अच्छे से बढ़े आगे। चलो फिर और सुनो, यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं, बोलो, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तूने लास्ट ईयर कहां पढ़ा था भाई? अच्छा, सर कौन थे? टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या बोलेंगे? देखो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेस। ट्रेस होता है, जैसे बताओ, एंजाइम, हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन द ट्रेस अमाउंट। ट्रेस मतलब होता है मिनिमम, बहुत कम। तो ट्रेस माइक्रोन्यूट्रिएंट क्योंकि अमाउंट में कम रिक्वायर्ड होते हैं। याद करो, कल बोला था हमने कि इनकी रिक्वायरमेंट 10 मिलीमोल पर केजी में से कम होती है। 1 किलो ड्राई वेट में 10 मिलीमोल से अगर कम रिक्वायर्ड होते हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हाँ या ना? तो ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर्ड है, इसलिए ट्रेस एलिमेंट है। और इनको प्लांट्स में रिकॉग्नाइज, इनकी डेफिशिएंसी को प्लांट में रिकॉग्नाइज करना थोड़ा टफ है, क्योंकि जो तो ज्यादा होते हैं वो कम हो जाए तो समझ आता है, जो हो ही कम और वो कम हो जाए तो उनको रिकॉग्नाइज करना आसान थोड़ी है। नहीं समझ रही है मेरी बात? जो ज्यादा था वो कम हो गया तो रिकॉग्नाइज हो जाएगा, लेकिन जो था ही कम वो कम हो गया तो रिकॉग्नाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैक्रो और माइक्रो में से पूछा जाए कि कौन सा ढूंढना आसान है, तो कौन सा? अरे मैक्रो ढूंढना आसान है, मैक्रो। सही है बात या नहीं? इसलिए टॉक्सिसिटी किसकी पढ़ाई गई? ये चाहिए कैसे? अगर ये जरूरत से क्या हो जाए तो टॉक्सिक हो जाएंगे। मैक्रो चाहिए, अगर वो ज्यादा है तो अच्छी बात है ना। भाई मटर पनीर की सब्जी में मटर या पनीर ज्यादा है तो बोलो बढ़िया बात है ना, मटर पनीर की सब्जी में मटर और पनीर होना ही चाहिए, वो तो ज्यादा चाहिए बल्क में। लेकिन क्या मटर पनीर की सब्जी में नमक डलता है? हाँ, लेकिन क्या ज्यादा डलता है? अगर वो ज्यादा हो जाए तो फिर वो पूरी सब्जी खराब हो गई, वो वाली बात है। तो ये जो कम चाहिए वो ज्यादा आ गया तो टॉक्सिसिटी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और जो चाहिए कम और वो ज्यादा है तो टॉक्सिक, और जो चाहिए ज्यादा वो ज्यादा है तो अच्छी बात है। हाँ या ना? इसलिए टॉक्सिसिटी में फोकस किस पे किया गया है? सही है बात या नहीं? हाँ या ना? तो टॉक्सिसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करें शुरू। आप बताइए कि इसमें, जैसे आप, हमारे पास ना एक प्लांट है, इस प्लांट में ये लीफ है, लीफ में वेन्स हैं। सही है? आप बताइए इस प्लांट में कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि एनसीईआरटी में एग्जांपल है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। बोलो, मैग्नीज नाम का एक मिनरल है जो कि प्लांट में टॉक्सिक हो गया है।
मतलब प्लांट में इसकी जो अमाउंट है वो कैसी अमाउंट है, बोलो एक्सेस अमाउंट है। अब ये जरूरत से क्या हो गया, एम एन माइक्रो था या मैक्रो, एम एन मैक्रो था या माइक्रो, माइक्रो, और ये क्या हो गया, क्या हो गया, तो प्लांट के लिए इसका टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी आएगी। अब बताओ कि जब ये टॉक्सिक हो जाता है ना, इसकी अमाउंट प्लांट में क्या हो जाती है, तो ये कंपटीशन करता है, बोलो मैग्नीशियम के साथ, आयरन के साथ, कैल्शियम के साथ। क्या करता है, क्या करता है, देखो बायोलॉजी में एक बात याद कर लो, पूछो क्या, बोलो कंपटीशन वही जीतता है जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है। ये बात आपको इकोलॉजी में भी सुनने को मिलेगी। और आप बताइए कि स्पीसीज अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने ऑर्गेनिजम्स के नंबर को बढ़ाते हैं, इसलिए रिप्रोड्यूस करते हैं, ताकि अपने मरने से पहले अपने जैसे ऑर्गेनिज्म छोड़कर जाएं। सही है बात या नहीं, यस और नो। तो आप बताइए कि जिनके नंबर क्या होते हैं, वो कंपटीशन, वो कंपटीशन, वो कंपटीशन, अभी ज्यादा कौन है, कंपटीशन किससे कर रहा है, आयरन से, मैग्नीशियम से, कैल्शियम से। तो कंपटीशन कौन जीतेगा, कंपटीशन कौन जीतेगा, एम एन ना, यस और नो। तो आप बताइए कि भाई ये जो है, इनकी जगह एम एन काम करेगा तो ये एलिमेंट बोलो डेफिशिएंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां होगा क्या, कंपटीशन, लेकिन किस लिए, बोलो मैग्नीशियम के साथ तो कंपटीशन होगा एब्जॉर्प्शन के लिए, किसके लिए, और साथ ही साथ बाइंडिंग ऑन एंजाइम्स। मतलब जहां जहां मैग्नीशियम जाके काम करता होगा ना, वहां मैग्नीज कहेगा मैं करूंगा, मैग्नीशियम को कहेगा तू हट, अमाउंट मेरी क्या है। अब जहां एब्जॉर्ब किसको होना होगा, वहां मैग्नीज आगे आएगा कि मैं एब्जॉर्ब होऊंगा, क्योंकि मेरी अमाउंट क्या है। तो प्लांट को कमी फील होने लगेगी किसकी, क्योंकि हर जगह नेतागिरी कौन कर रहा है। ऐसे ही आप बताओ कि आयरन के साथ कंपटीशन करेगा, काम तो वही करेगा, लेकिन उसकी जगह जाकर वो जुड़ने की कोशिश करेगा, तो मैग्नीशियम को वहां से हटाएगा ना। मैं एंजाइम पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, वेट तो कर। टॉक्सिसिटी का मतलब ही यही है कि उसका मतलब नहीं है, समझ रहा है मेरी बात। वरना मैं टॉक्सिसिटी थोड़ी बोलता, फिर तो मैं इसको प्रमोशन बोलता कि यार इसने और अच्छा कर दिया। एक तो होता ना कि मैग्नीशियम ये काम कर रहा है, मैग्नीज कह रहा है चलो मैं भी तेरे साथ लगता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता, तो हम मान लेते कि ऐसा अच्छा कर दिया इसने। उसने उनको रोक दिया कि नहीं नहीं तुम हटो मैं करूंगा। नहीं समझ रहे आप मेरी बात। और आयरन के साथ बाइंडिंग ऑन एंजाइम, और कैल्शियम के साथ बोलो ट्रांसलोकेशन के लिए कंपटीशन कर रहा है ये। तो अब जहां जहां ट्रांसलोकेट होना होगा किसको, वहां जाएगा कौन, जहां एंजाइम पर जुड़ना होगा मैग्नीशियम और आयरन को, वहां जुड़ेगा कौन, कौन, और जहां पर बच्चे एब्जॉर्प्शन होना होगा मैग्नीशियम का, वहां एब्जॉर्ब होगा कौन, नुकसान हो गया। तो प्लांट में ये एलिमेंट क्या हो गए, तो बोलो इनकी कमी दिखने लगेगी आपको। अब बताओ कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जिस एलिमेंट की आपको क्या लगे, वो प्लांट को आप प्रोवाइड करवाओ, सिम्टम्स चले जाते हैं। यहां आपने वो प्रोवाइड भी करवाया लेकिन सिम्टम, क्योंकि प्लांट में मैग्नीज की अमाउंट क्या है, हाँ, तो बोलो ये डेफिशिएंट थोड़ी हुए थे, इनके मैग्नीज की अमाउंट ज्यादा होने की वजह से इनके डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आ गए, हाँ या ना। तो आप बताइए कि मैग्नीज की अमाउंट ज्यादा तो दूसरे एलिमेंट्स की अमाउंट कम होने लगे, क्योंकि उनकी जगह पे काम कौन करने लग गया। तो बताइए, ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो जरूरत से क्या हो जाए और दूसरों के फंक्शंस को इंटरप्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं टॉक्सिक। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉक्सिक। सही है बात। बोलो किसी भी एलिमेंट के टॉक्सिक बोलने के लिए ड्राई वेट में मोर देन 10% लॉस होना चाहिए।
मतलब आपने एक नॉर्मल प्लांट की ग्रोथ को मेजरमेंट किया था, तो उसमें आपको उसमें जो ड्राई वेट उसका मिला, बोलो वो 100% मिला। कितना मिला? 100% मिला। हाँ या ना? जब आपने उस 100% को कंपेयर किया, तो बताओ कि ड्राई वेट रह गया 95, 94, 97, 96, 92, 91। क्या हाल है? नहा के आ जाता है सुबह? नहा के आया? कल नहाया था वो तो। याद है क्या तेरे को? ऐसे मत कर भाई। बढ़िया नहीं पढ़ा रहा मैं? नहीं सर। अच्छा, मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूं, तू बढ़िया पढ़ नहीं रहा। चलो, मैग्नीज की अमाउंट क्या हो गई है? क्या हो गई है? इसीलिए बाकी सब क्या हो गए? सही है। तो आप बताओ कि ड्राई जो है ना, ड्राई वेट, उसमें 10% से ज्यादा की कमी, मतलब 100% आपने ऑब्जर्व किया था नॉर्मल कंडीशन में, आज वो 96, 97, 98, 92, 91 है, तो आप टॉक्सिक नहीं बोल सकते। टॉक्सिक बोलने के लिए ड्राई वेट में कमी 10% से ज्यादा, 90, 89, 87, 88 ऐसे रह रहे हैं ना ड्राई वेट, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या हो गया। क्या हो गया? आप बताओ कि जो प्लांट में हमें इनके डेफिशिएंसी दिख रही है, वास्तव में वो ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स आए तो हैं, लेकिन आए किसके ज्यादा होने से? क्लियर है ये बात? हाँ या ना? दूसरी बात जो आपको यहां पर समझनी है वो ये कि एनसीईआरटी ने हमें एक सिम्टम पढ़ाया है। सिम्टम पढ़ाया है कि भाई जो लीफ है ना, उसमें ब्राउन स्पॉट्स दिखने लगते हैं, बोलो कितने क्या दिखने लगते हैं? और ये ब्राउन स्पॉट्स जो हैं, इनके चारों तरफ की जो वेन्स होती है ना ये लीफ की, ये बोलो येलो कलर की हो गई है। किस कलर की हो गई है? किस कलर की हो गई है? तो सिम्टम क्या बना? बोलो, सिम्टम बना ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स। कि जो ब्राउन स्पॉट्स हैं वो क्लोरोटिक वेन से क्या हो गए? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? बोलो, ये टॉक्सिसिटी का सिम्टम बन, जो कि हमें लिख के दिया गया है कि अगर किसी प्लांट में मैग्नीज की क्या आती है? एक्सेस। कमी नहीं बतानी, कमी तो डेफिशिएंसी हो गई। हाँ, टॉक्सिसिटी का मतलब अमाउंट क्या हो गई? क्या हो गई? हाँ, एक्सेस हो गई। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ मैग्नीज से ब्राउन स्पॉट्स आने लगते हैं लीफ में, और उसके चारों तरफ की जो वेन्स होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं। तो बोलो, ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक, ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स। क्लियर? हाँ या ना? अच्छे से बढ़ू आगे? हाँ, ये तो टॉक्सिसिटी वाला टॉपिक हो गया हमारा। हाँ बेटा। एम एन को क्या बोलते हैं? तो एम जी को क्या बोलते हैं? हाँ बोलो, मैंग, मैंगनीज बोलते, मैंगनीज। बोल ऐसे, बोल। अरे बोलना नहीं सीखेगा तो फिर आगे जाके डॉक्टर बनेगा, तो फिर लोगों को बीमारी कैसे बताएगा? कह देगा मेरे को पता है, आप रहने दो। कह रहे हैं मैं कर लूंगा। बोलेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? मैग्नीज बोल। तो बोलेगा नहीं, देख मैं डाउट नहीं बताऊंगा फिर आगे से, तेरे को सुन ले मेरे से बात। तो फिर मेरे से पूछना मत तू अब। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है चीजें? काम की बात बताता हूँ एक, जो बच्चों को बेसिकली कंफ्यूज करती है, आगे चल के करती है। वो भी उनको ही कंफ्यूज करेगी जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे। हर किसी को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है, मैं आपको क्लियर कर दूं ये बात भी, क्योंकि हर किसी के लिए तो एनसीईआरटी काम की भी नहीं है। यार कहता है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में कुछ नहीं है। अभी क्या चल रहा है? क्या मिनरल चल रहा है? ओहो।
बोलो ये एक प्लांट सेल है, लार्ज वैक्यूल है, और ये जो प्लांट सेल है बोलो ये एंडोडर्मिस ऑफ रूट है। ठीक है, एंडोडर्मिस ऑफ रूट की जो सेल वॉल होती है ना उसमें सुबेरिन स्ट्रिप्स होती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, याद है क्या आपको? पढ़ा था ना ऐसा हमने? आपने 4 सेल पढ़ी थी अगर आपको याद हो तो, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल। तो आप मुझे बताइए कि एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में सिम्प्लास्ट था या एपोप्लास्ट मूवमेंट? दोनों मूवमेंट थी, एपोप्लास्ट भी था और एंडोडर्मिस में, सही है। आप बताइए कि प्लांट बॉडी में वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन अलग अलग होता है। मिनरल्स एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, वाटर पैसिवली मेनली, ऐसा पढ़ा था हमने कि जो मिनरल्स हैं वो एक्टिवली अंदर आते हैं और वाटर, तो दोनों के एब्जॉर्प्शन का तरीका अलग अलग है, लेकिन प्लांट बॉडी में ट्रेवल दोनों साथ साथ करते हैं। पानी के साथ मिनरल बहते हैं, मास फ्लो, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑन सेम पेस इन सेम डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट इज मास फ्लो। तो बोलो एब्जॉर्प्शन अलग अलग है, लेकिन प्लांट बॉडी में ट्रेवल तो मिनरल पानी के साथ ही करते हैं। भाई ऐसे समझो ना, एक बच्चा कोटा में विज्ञान नगर में रहता है, हाँ या ना, दूसरा दादा बड़ी में, दोनों ने दिल्ली जाना है, दिल्ली की ट्रेन से बैठना है, ट्रेन से जाएंगे, वो स्टेशन पहुंचना है। एक आया अपने घर की पर्सनल कार से और दूसरा आया टैक्सी करवा के, तो दोनों का स्टेशन पहुंचने का तरीका, लेकिन स्टेशन से दिल्ली जाने का तरीका दोनों का सेम है, ट्रेन से जाएंगे। तो मतलब आप रूट में एंट्री अलग अलग तरीके से लेते हैं, लेकिन प्लांट बॉडी में ट्रेवल तो साथ ही करेंगे ना आप, हाँ या ना, यस और नो? तो बताइए कि जब पानी एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट से चलता है तो साथ में मिनरल्स भी चलते हैं। जब पानी एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट से चलता है तो साथ में बोलो पानी और मिनरल यहां से चलते चलते पहुंचे एंडोडर्मिस में, तो एंडोडर्मिस में बोलो इनका एपोप्लास्ट बैन कर दिया गया ड्यू टू सुबेरिन, ड्यू टू, तो जरूरी हो जाता है कि ये पानी अब यहां अंदर सिम्प्लास्ट से आएगा, हाँ या ना? और अगर यहां क्या मूवमेंट हो रहा है, तो बच्चे यहां किसके थ्रू हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बोलो काम करती हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। कौन काम करती हैं? अब मुझे बताओ कि जो मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स, वो चार्ज्ड आयन होते हैं या नहीं? क्या उन पर चार्ज है प्लस या माइनस का, हाँ या ना? तो जिन पर चार्ज होता है वो पोलर होते हैं, जिन पर, और जिन पे चार्ज नहीं होता, जिन पे चार्ज होता है, जिन पे चार्ज नहीं होता। तो मेम्ब्रेन कैसी, मेम्ब्रेन कैसी, मिनरल कैसा, मेम्ब्रेन, मिनरल। तो आप बताओ कि जब बाहर से वाटर और मिनरल आ रहे थे प्लांट बॉडी के अंदर, तो जब वो एंडोडर्मिस में जाएंगे तो क्या अकेला पानी ही जाएगा क्या? फिर मिनरल्स भी जाएंगे ना। तो आप बताइए कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स सिलेक्शन करती हैं किसका, मिनरल्स का या फिर सॉल्यूट्स का? क्योंकि ये चार्ज आयन होते हैं, पोलर आयन होते हैं, क्योंकि बिना ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के क्रॉस ही नहीं कर सकते, हाँ या ना? तो बताइए एंडोडर्मिस में सिम्प्लास्ट होने का रीजन यही है कि ऐसे कोई मुंह उठा के हर कोई ना चल पड़े अंदर की तरफ। एंडोडर्मिस की मेम्ब्रेन सेलेक्टिव नेचर की है, तो सेल मेम्ब्रेन सिलेक्शन करती है कि कौन सा सॉल्यूट और कितनी अमाउंट में जाइलम तक पहुंचेगा। अदरवाइज एंडोडर्मिस में सुबेरिन रखने की जरूरत कहां थी आपको? जरूरत महसूस हुई क्योंकि हर कोई चल पड़ा, तो चलो 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 अंदर चलते हैं। तो बोलो ये रेगुलेट कौन करता है? एंडोडर्मिस की सेल मेम्ब्रेन।
उससे पहले तक तो आप आओ अंदर, एपोप्लास्ट भी होता है, लेकिन एपोप्लास्ट केवल कॉर्टेक्स की लास्ट सेल तक होता है। जैसे ही आप एंडोडर्मिस में आते हो तो सिम्प्लास्ट होना कंपलसरी हो जाता है। क्या होना? सिम्प्लास्ट होना कंपलसरी हो जाता है। और वहां आप क्रॉस किसको करते हैं? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करोगे तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स काम करेंगे, जो सिलेक्शन करवाएंगे कि कौन जाएगा और कितने अमाउंट में जाएगा। हाँ या ना? आप आओ एनसीईआरटी पेज नंबर 189 पर। अब मैं आपको डाउट बताता हूं क्या प्रॉब्लम आती है बच्चे को। 189। कई तो बेचारे वेट कर रहे हैं कि कब ये मास्टर छोड़े और कब हम सोए या बाहर घूम के आए, मुंह धो के आए। नहीं है? है ना? कब छोड़ेगा मास्टर, पढ़ाता ही बहुत है, पढ़ाता ही रहता है। सही है, कोई बात नहीं बच्चे, आज हो सकता है कि मैं कड़वा लगूं, है ना, लेकिन जिस दिन नीट का एग्जाम दे के आओगे ना तो उस दिन तुम्हें अच्छा तो लगेगा। नहीं लगेगा क्या? हाँ, कि कम से कम सर पढ़ा के तो गए थे, चाहे जैसे मर्जी। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? और वही मेरी रियल रिस्पेक्ट होगी बच्चे जिस दिन आप कॉलेज चले जाएंगे। सही है बात या नहीं? चलिए, पेज नंबर 189 पे ट्रांसलोकेशन ऑफ द मिनरल आयंस में अपटेक ऑफ मिनरल आयंस एक हेडिंग है। इस पेज की लास्ट की 4 लाइनें पढ़ो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ आर control point where any plant adjusts the type and quantity of the solutes that reach the xylem। हाँ या ना? कि जाइलम तक कौन और कितनी क्वांटिटी में पहुंचेगा, ये कौन रेगुलेट करता है? कौन रेगुलेट करता है? एंडोडर्मिस। हाँ या ना? फिर आगे क्या लिखा उसने? नोट दैट कि यहां इस बात का ख्याल रखिए कि जो एंडोडर्मिस होती हैं वो केवल और केवल सिम्प्लास्टिक मूवमेंट करवाती हैं और एक ही डायरेक्शन में करवाती हैं, अंदर की तरफ, बाहर नहीं निकलते मिनरल या पानी। हाँ या ना? यस और नो? दूसरी बात, अब बच्चे का यहां से डाउट क्या आता है, सर अगर एंडोडर्मिस की सेल्स सिलेक्शन करना जानती हैं कि कौन और कितना, कौन जाइलम में पहुंचेगा, तो कोई भी आयन प्लांट में टॉक्सिक कैसे हो जाता है? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो इसके फिर बच्चे को मैं रीजन, हाँ बेटा मेरे को बता, क्या बता रहा है? हाँ बेटा वही पूछ रहा हूं। तो कोई भी मिनरल टॉक्सिक कैसे हो जाता है, बच्चे का अगला डाउट यही आता है। अगर वो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेगा तभी उसको डाउट्स आएंगे, वरना इन लाइनों को तो देखता ही नहीं बच्चा करके निकल जाता है। समझ रहे मेरी बात या नहीं? तो ऐसा नहीं करना है अपने को, अपने को तो हर लाइन पढ़नी है, क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो एक बात समझो आप कि टॉक्सिक होने के कुछ रीजंस हैं। पहला, बोलो एंडोडर्मिस बीमार है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई, उनमें सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं हुआ, एपोप्लास्ट भी होने लग गया, मिनरल निकल गए। दूसरा, कोई मिनरल आयन किसी दूसरे मिनरल आयन के साथ सिम्पोर्ट से चला गया, क्योंकि मेम्ब्रेन्स में सिम्पोर्ट भी हो जाता है। अब मैं प्रोटीन था कैल्शियम के लिए और मेरे साथ कोई और भी आ गया माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो कुछ आयन सिम्पोर्ट से भी चले जाते हैं। और तीसरा, आप आओ एनसीईआरटी पेज नंबर 185 पर। आप बताइए कि जब हम एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ये सब जब पढ़ते हैं ना हम, तो ये हम एक मैच्योर रूट के लिए पढ़ते हैं। मैच्योर रूट का मतलब होता है कि सेल्स अपनी मैच्योरिटी पर हैं। एपिडर्मिस एक मैच्योर सेल है, कॉर्टेक्स एक मैच्योर सेल है, एंडोडर्मिस मैच्योर सेल है, पेरिसाइकिल मैच्योर सेल है, जाइलम मैच्योर है, मैच्योरिटी पर बनते हैं। लेकिन एनसीईआरटी कह रही है कि अगर रूट यंग है, यंग मतलब अभी न्यूली फॉर्म पार्ट है रूट का, तो उसमें तो अभी मैच्योरिटी आई नहीं, तो उसमें पूरी तरह से डिफरेंशिएशन भी नहीं हुआ है। तो क्या ये चारों सेल्स अलग अलग टाइप की बन गई? तो वहां क्या होता है कि जो पानी और मिनरल है वो सीधे जाइलम तक डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पर सिलेक्शन थोड़ी होता है यंग रूट्स में। यंग रूट में सिलेक्शन नहीं होता, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और डायरेक्ट, क्योंकि सुबेरिन का डिपोजिशन तो अभी हुआ नहीं। सुबेरिन तो डिपोजिट होता है मेच्योरिटी पर, कि जब सेल पूरी तरह से डिफरेंशिएट होकर मैच्योर हो गई है। और यहां तो यंग रूट का मतलब है कि अभी मैच्योर हुए ही नहीं आप। हाँ या ना?
ये लिखा है 185 के सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, सेकंड थर्ड लाइन से होगा ये, कि यंग रूट्स जो होती है ना बच्चे, उनमें वाटर जो होता है वो डायरेक्टली एंटर्स करता है जाइलम तक। लिखा है नहीं लिखा? तो ये कुछ रीजन है जो टॉक्सिसिटी को क्या करते हैं, प्रमोट। आपको एक बात और समझनी है, बोलो डेफिशिएंसी होना एक आम बात है। भाई आप ये सोचो, बोलूं इसको अदरवाइज मत लेना, एक एग्जांपल दे रहा हूं। भाई दुनिया में अमीर लोग कितने हैं जिनके पास इतना पैसा हो कि उनको पता ही नहीं है कि कितना है? सही है बात या नहीं? लेकिन इतने लोग कौन है कि जिनके पास कमी है? मैं वही कहना चाह रहा हूं, बोलो डेफिशिएंसी एक आम बात है। मिनरल की जरूरत थी वो कम है, ये बोलो एक आम बात है, डेफिशिएंसी दिख जाती है। लेकिन टॉक्सिसिटी एक आम बात, रेयर केस है। तो टॉक्सिसिटी आम बात नहीं है, रेयर बात है, लेकिन डेफिशिएंसी एक आम बात है। इसलिए पहले एनसीईआरटी ने आपको डेफिशिएंसी पढ़ाई और फिर टॉक्सिसिटी। समझ आई बातें या सब ऊपर से गया है? वो तो प्रोटीन्स रेगुलेट करेंगे ना, और याद करके जिन ट्रांसपोर्ट्स में प्रोटीन्स काम करती हैं उनका हार्मोनल रेगुलेशन हो सकता है। तो वो तो प्लांट के अंदर ही चले गए ना। हाँ वही चल, तब जब इमेच्योर की कंडीशन में गए होंगे तब रेडियो एक्टिव चले गए होंगे। अब अगर रेडियो एक्टिव अगर बहुत कम भी गए हैं तो भी प्लांट में तो है, उनका इफेक्ट किस पे आया, प्लांट पे। उनको कौन खा गए? तो वो हमारे अंदर आ गए। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना बच्चे, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के हो सकते हैं। न्यूट्रिएंट का मतलब होता है जो मुझे न्यूट्रिशन दे रहा है, और वो मेरा फूड भी न्यूट्रिएंट्स में ही आता है। तो न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, और लेकिन जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम मिनरल्स बोलते हैं या एनिमल्स बोलते हैं। ड्राई वेट प्लांट का, ड्राई वेट में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों आते हैं। तेरा डाउट ये है कि अगर मैग्नीज यहां पर क्या हो गया तो फिर तो वेट बढ़ गया ना प्लांट का। हाँ, तो ये भी तो सोच, तीन कम भी तो हो गए तेरे हिसाब से चलें तो, हालांकि ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं वही तो बोल रहा हूं कि अगर मैं तेरे कॉन्सेप्ट से चलूं तो मैं कहूं कि भाई मैग्नीज तो क्या हो गया ज्यादा, तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या हो गए कम, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, इसका ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाया। सही है बात या नहीं? हालांकि ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैग्नीज ज्यादा हो गया तो मैग्नीशियम आयरन और कैल्शियम कम हो गए, डेफिशिएंसी आ गई, तो सेल का मेटाबॉलिज्म कम हो गया, सेल की केमिकल रिएक्शंस कम हो गई, और इसके अंदर बनने वाले केमिकल कंपाउंड्स, जिसकी वजह से ड्राई वेट में कमी आई है। ये कह रही है कि मैग्नीज तो ज्यादा हो गया ना, फिर तो वेट बढ़ गया। चले आगे। एटीपी, बिना फॉस्फोरस के एटीपी बना के बता। चलें भी आगे, बढ़े? कोई डाउट किसी को? ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रोल ऑफ द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, तो 5 मिनट में सारे तो होंगे नहीं। 14 मिनरल पढ़ाने एक साथ पढ़ाऊंगा मैं आपको ये, और टाइम केवल 5 मिनट का बचा है आपके पास, है ना? तो अभी आप, हाँ छोड़ रहा हूं मैं तुम्हें, रहो मस्त। प्लांट फिजियोलॉजी तैयार कर रहे हैं आप लोग? हाँ पेपर में आ रहा है ना? ठीक है। ज्यादा किससे आएगा? ये भी ठीक है। मैं पेपर बना लूं बेटा, फिर मैं तेरे को दे ही दूंगा, ठीक है? तो उसको देख लेना और फिर वही दे आना। और बता।